नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। हिंदुस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन तंजीम यानी SCO से आज अपील की कि वो मगरबी एशिया में बढ़ती दहशतगर्दी और मजहबी सख्तगिरी से मुकाबले के लिए इसी तरह की हिकमत अमली बनाए जो न सिर्फ इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है बल्कि नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए भी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने SCO की 21वीं चोटी कॉन्फ्रेंस के अहम सेशन को वीडियो लिंक के जरिए नई दिल्ली से खिताब करते हुए ये अपील की। मोदी ने इस मौके पर तंजीम की 20वीं सालगिरह पर तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और तंजीम में नए रुकून के तौर पर शामिल हुए ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और क़तर को मुज़ाकरात के शिराकतदारों के तौर पर शामिल होने का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके आने से SCO मज़ीद मजबूत और काबिल एतमाद बनेगा। मोदी ने कहा कि SCO की 20वीं सालगिरह इस तंजीम के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का मुनासिब मौका है। उनका ख्याल है कि इस खित्ते में सबसे बड़ा चैलेंज अमन, सलामती और बाहमी एतमाद के बहरान से मुतालिक है और उन मसाइल को असल वजह बढ़ती हुई मजहबी सख्तगिरी है। अफगानिस्तान में हालिया वाक़यात ने इस चैलेंज को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। इस मामले पर SCO को पहल करके काम करना चाहिए। मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर SCO को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। SCO को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं SCO के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे मानना है कि इस क्षेत्र में लखनऊ में आज गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल यानी GST काउंसिल की 45वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पेट्रोल डीजल को GST में शामिल करने की तजवीज़ नहीं रखी गई और ना ही इस पर कोई बहस हुई। बताया जा रहा है कि मीटिंग में बायोडीजल पर GST घटाकर 5% करने को मंजूरी मिली है। मेटल पर GST 5% से बढ़ाकर 18% करने का भी फैसला लिया गया। इस मीटिंग को लेकर वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने के नाम पर कई रियासतें इसकी मुखालिफत में खड़े हो गए थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल समेत ज़्यादातर रियासतों ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे के बाहर ही रखने को कहा। ऐसे में ये तजवीज़ खारिज हो गई। अगर पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल 28 रुपये और डीजल 25 रुपये तक सस्ता हो जाता है। अभी मुल्क में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपये फी लीटर के पार पहुंच चुका है। Similarly, cancer-related drugs, Keytruda is one of them, Keytruda. It's a medicine for treatment of cancer, along with similar other medicines for the use
in treatment of cancer as per Department of Health and Family Welfare or Department of Pharmaceuticals have been recommended that from 12% they should come down to 5%. So cancer related drugs. GST rate again on retrofitment kits for vehicles used by persons with special disabilities. Retrofitment kits which are used by Divyang has also been मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने आज कहा कि मुल्क में तरक्की के लिए वसाइल यानी पैसे की कोई कमी नहीं है, मजबूत इरादे की ज़रूरत है और उसके ज़रिए वसाइल हासिल किए जाते हैं। गडकरी ने कल रात एक कन्वेंशन सेंटर में रियासत के 34 सड़क मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। सड़क मंसूबों की लंबाई 1356 किलोमीटर है और उनकी लागत 9,577 करोड़ रुपए है। उनमें से 14 मंसूबों का इफ्तिताह और 20 मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया। तकरीब में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के अलावा लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, रियासती महकमे तामीरात आम्मा के वजीर गोपाल भार्गव और दूसरे वज़रा शामिल थे। फायदा होगा। कल मैंने शुरुआत की दिल्ली से, कुछ हरियाणा का पार्ट था और सवाई माधोपुर जो एरिया है विशेष रूप से इसमें काफ़ी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आते हैं और एक प्रकार से इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट करने हुए आते हैं। तो ये हाईवे विकास का पथ जो है उस क्षेत्र में विकास की गंगा लेकर आएगा और वहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करके समृद्धता और संपन्नता लाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अक्सर जॉन केनेडी के वाक्य को हर समय उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन केनेडी जी ने बताई हुई जो फिलॉसफी है वही हमारे देश में रोड के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और जिससे निश्चित रूप से समृद्धता और संपन्नता आएगी और इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटीज, इन सब का निर्माण होगा। ये जो गुजरात में इसका हिस्सा है, इसके ऊपर 423 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे गुजरात में बना रहे हैं। इसके ऊपर टोटल 36,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और 132 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है उसमें 40% काम अभी तक पूरा हुआ है। ज़राए ख़वानीन की मुखालिफत में शिरोमणि अकाली दल ने आज दिल्ली में मुजाहरा किया। ये मुजाहरा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का था। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था और उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचने नहीं दिया गया। सुबह आगे बढ़ रहे लोगों पर हल्का ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। मुजाहरे में हिस्सा लेने जा रहे अकाली वर्कर्स को दिल्ली पुलिस ने झारोडा बॉर्डर पर रोक दिया। पंजाब के नंबर वाली सभी गाड़ियों को लौटा दिया गया। वर्कर्स ने इसकी मुखालिफत की लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ ने उन्हें ताकत से रोक दिया। देखो अपना विचार
उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रियासत भर में तबाही मची हुई है। मूसलाधार बारिशों ने अब तक 42 अफराद की जान ले ली। शदीद बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करें। बाराबंकी में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ के कई इलाकों में घरों की दीवारें गिर गई और ज़िला भर में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनमें ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बाराबंकी के अलावा दीगर अजला में भी बारिश ने तबाही मचाई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अब तक इलाहाबाद में 6, फतेहपुर और बांदा में 5-5, जौनपुर में 4, रायबरेली में 3, प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर में 2-2 और कौशाम्बी में 1 शख्स की मौत हो चुकी है। महकमे मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 सेंटीमीटर बारिश हुई। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी के इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बीकेसी मेट्रो के ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाईओवर के उस हिस्सा गिरने का हादसा सुबह 4 बजे पेश आया और इसमें कई मजदूरों के ज़ख्मी होने की एक इतला के मुताबिक 21 मजदूरों के ज़ख्मी होने की खबर है। वाज़ेह है कि मेट्रो का काम देर रात तक चल रहा था। इस हादसे में ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया। इसका भी खदशा है कि इसमें मज़ीद लोग फंसे हुए हो सकते हों। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे में से लोगों को ढूंढने का काम किया। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक डीसीपी मंजुनाथ सिंघे ने बताया कि मुंबई में बीकेसी की मरकज़ी सड़क और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड को जोड़ने वाली ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा तकरीबन 4:30 बजे गिर गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक शख्स और उसकी बीवी को अपने बुजुर्ग वालिदैन का घर 1 महीने के अंदर खाली करने का हुक्म दिया। ये शख्स वालिदैन को परेशान करता था और उनका घर खाली करने से इनकार कर रहा था। जस्टिस जीएस कुलकर्णी की सिंगल बेंच ने इसी हफ्ते फैसला सुनाया। अदालत ने आशीष दलाल नामी शख्स और उनके कुंबे को अपने बुजुर्ग वालिदैन का फ्लैट खाली करने का हुक्म सुनाया। अदालत ने पाया कि 90 साला वालिद और 89 साला वालदा का इकलौता बेटा और उसकी वालदा उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये फ्लैट बुजुर्ग जोड़े की मिल्कियत है। दलाल को फ्लैट खाली करने की हिदायत देते हुए हाई कोर्ट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वालिदैन को अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए अपने ही बेटों की जानिब से इस्तेसाल से खुद को बचाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि एक ऐसा मामला है जहां बुजुर्ग वालिदैन अपने इकलौते बेटे के हाथों परेशान है और ऐसा लगता है कि इस कहावत में कुछ सच्चाई है कि बेटा सदा के लिए और बेटे तभी तक के लिए जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। बेंच ने कहा कि सीनियर शहरी कानून में ये इल्तिज़ाम किया गया है कि सीनियर शहरियों की औलादें या रिश्तेदार ये यकीनी करें कि बुज़ुर्ग इस्तेसाल और परेशानी से आज़ाद हों और उसी आज़ादी के साथ हस्बे मामूल ज़िंदगी गुजारें। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला इंतहाई अफसोसनाक है, जहां शख्स दानिस्ता तौर पर वालिदैन को बुजुर्गी में आरामदा ज़िंदगी गुजारने से रोक रहा है। एक्टर सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। ज़राए ने दावा किया है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापामारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली। शूटिंग के लिए सोनू ने जो पैसे लिए थे उनमें भी काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आज रात तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद डिपार्टमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी को पब्लिक डोमेन में रख सकता है। आईटी की टीमें सोनू की अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। जुमेरात की सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम ने लगातार उनके मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगालने का काम किया। मरकज़ की मोदी हुकूमत और आईसीएमआर पर कांग्रेस ने कोरोना से मुल्क में हुई अमवात को लेकर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने जुमेरात को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना बहरान में लोगों की मौत की तादाद को मरकज़ी हुकूमत और आईसीएमआर ने छुपाया है। इस मामले की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से लाखों अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिसकी जाँच ज़रूर की जानी चाहिए।
अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें दलाइल के साथ रखी और कई साइंसदानों के बयानात का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर और दीगर इदारों में काम करने वाले सीनियर साइंसदान भी कोरोना मैनेजमेंट की बेज़ाब्तगियों को लेकर अब बयानात दे रहे हैं। सीनियर साइंसदानों ने आईसीएमआर में सियासी मुदाखलत और डेटा की हेराफेरी की जानिब भी इशारा किया। अगर कोरोना मैनेजमेंट में सियासी मुदाखलत नहीं होती तो लाखों अमवात को रोका जा सकता था। हैं जो कि आईसीएमआर में काम करते हैं उसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जून 2020 में एक स्टडी आईसीएमआर ने जो कंडक्ट करी, उस स्टडी के अंदर ये पाया गया कि लॉकडाउन का असर जरूर हुआ है, लेकिन लॉकडाउन का असर इतना नहीं हुआ कि आगे ये फैले नहीं। तो बड़ा लिमिटेड असर लॉकडाउन का हुआ है, तो ये आगे फैल सकता है। ये आईसीएमआर की स्टडी ने जून 2020 में आया, और जैसे ये स्टडी आईसीएमआर की आई, 2 दिन के अंदर अंदर आईसीएमआर के जिन साइंटिस्ट ने स्टडी को किया उनके ऊपर दबाव डाला गया और उन्होंने स्टडी को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करके उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पूरी इस पे अभी तफ्तीश नहीं करी, हमको लगता है कि अब ये मामला रुक गया। तो जून 2020 में जो पहली स्टडी के अंदर भी जब ये कहा गया कि अभी इसकी लिमिटेड फायदा लॉकडाउन का हुआ है, तो उसको भी आईसीएमआर ने सबसे पहले साइंटिस्ट का ये कहना कि उस वक्त भी दबाव में डाल करके इसको रोक दिया गया। दूसरा, जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल स्टडीज में यह पाया गया कि वायरस 10 शहरों के अंदर बड़ा तेजी से फैल रहा है, और उस वक्त वहां पे आईसीएमआर के डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक डायरेक्शंस, लिखित निर्देश सभी अपने साइंटिस्ट को दिया कि इसके बारे में बाहर बात नहीं करी जानी चाहिए, बाहर बात नहीं जाए। उस वक्त अगर जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल सर्वे जो 10 शहरों के अंदर की रिपोर्ट्स जो आई थी, अगर वो वहां पर से लोगों को पहुंचती, लोगों के पास में बात जाती, तो उस वक्त भी लोग जो हैं इसको रोक सकते थे। ये साइंटिस्ट का कहना, ये हमारा कहना नहीं, ये साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का कहना है जो कि आईसीएमआर में काम करते थे, उन लोगों ने इन बातों को कहा है। सितंबर 2020 में 8 महीने पहले, कोविड-19 के आने से पहले, खुद ही अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में मिलकर के आईसीएमआर ने कहा कि अब हमारे देश में सब नॉर्मल हो गया है। हमें हैं जो कि आईसीएमआर में काम करते हैं उसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट ये कहते, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। उनकी बर्थडे के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वज़ीर आज़म को मिले तोहफों का ऑनलाइन ऑक्शन यानी ई ऑक्शन कर रहा है। ऑनलाइन ऑक्शन का इनेकाद 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑक्शन में करीब 1300 आइटम होंगे। उनमें से एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी शामिल है, जिसका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया। इनमें और भी बहुत से मोमेंटो होंगे जो वज़ीर आज़म ने पिछले 2 सालों में अहम प्रोग्रामों के दौरान हासिल किए हैं। ये ऑक्शन आज से शुरू हो गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एलवाई के रैकेट की बोली 10 करोड़ तक लग चुकी है और नीरज चोपड़ा के जेवलिन की बोली भी 1 करोड़ 20 लाख तक लग चुकी है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहन के ग्लव्स की बोली भी 1 करोड़ 80 लाख के पार हो चुकी है। नीरज के जेवलिन के साथ साथ पैरालंपिक खेलों में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल के जेवलिन का बेस प्राइस भी करीब 1 करोड़ रुपए रखा गया। इस ऑक्शन में पैरालंपिक खेलों में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतने वाले शूटर अवनी लेखरा की साइन की हुई टी शर्ट भी शामिल है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिल्वर मेडल जीतने वाली हॉकी टीम का स्टिक का बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखा गया। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहन के बॉक्सिंग ग्लव्स का बेस प्राइस भी 80 लाख रुपए है। किसी ने शॉल पहनाई, किसी ने जैकेट दिया, किसी ने हेड गियर दिया, किसी ने तलवार दी, कोई शील्ड दिया। ये सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी तोशाखाना में देते हैं और फिर समय समय पे तोशाखाना से उसको जनता के समक्ष रख के जनता उसको ले सकती है और जो भी राशि इसमें से मिलती है वो कुछ ना कुछ अच्छे काम में लगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के दिनों से ये एक अच्छी प्रथा शुरू की थी। इस बार की जो तोशाखाना में अभी तक जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, इसमें भी जो पैसा राशि आएगी
ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से 100% दी जाए। किसी ने शॉल पहनाई, किसी ने जैकेट दिया, किसी ने हेड गियर दिया, किसी ने तलवार दी। हिंदुस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बर्थडे के मौके पर जुमे के रोज़ महज 9 घंटों में ही कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया। अभी भी वैक्सीनेशन जारी है, यानी ये माफ़ कीजिएगा, वैक्सीनेशन 5 बजे ख़त्म हुआ, यानी ये आंकड़ा और ऊपर गया। इससे पहले दोपहर 1:30 बजे तक ही 1 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर सेकेंड में 527 से ज़्यादा डोज लगाए गए। हर घंटे 19 लाख से ज़्यादा डोज दिए गए। वजारत सेहत ने कहा कि रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को वैक्सीन के 77 लाख से ज़्यादा डोज मुहैया अब तक कराए गए हैं। रियासतों के पास अभी वैक्सीन के 6 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा डोजेस मौजूद हैं। अब बात करते हैं कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं और करीब 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 22 करोड़ 80 लाख 3,866 हो गई है, जबकि अब तक 46 लाख 87,152 अफराद इस मर्ज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन दुनिया भर में 20 करोड़ 46 लाख 67,407 लोगों ने इस बीमारी को मात भी दी है। लेकिन अब भी दुनिया भर में 1 करोड़ 86 लाख 49,307 अफराद का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में 34,403 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए और 320 अफराद की मौत हुई। एक्टिव केसेस की तादाद इस इजाफे की वजह से 3,39,056 हो गई है। डेथ टॉल की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर अब तक इस मर्ज से हिंदुस्तान में 4,44,248 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 3 करोड़ 25 लाख 98,424 अफराद ने इस बीमारी को मात दी है। ईरान हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के पेश नज़र अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से तैयार कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की जानिब से अमेरिका और बरतानिया में तैयार टीकों की दरामद पर पाबंदी लगाने के 8 माह बाद ये ऐलान किया गया। ईरानी मीडिया ने खुर्दनी और दवा इंतजामिया के सरबराह मोहम्मद रजा शानसाज के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं रूस में तैयार सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी गई है। ईरान में कोरोना वायरस के 53,78,403 केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस वबा से अब तक 1,16,072 अफराद की मौत हो चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात में पुलिस कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की निशानदही के लिए जासूस कुत्ते कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के इस वक्त 38 जासूस कुत्ते हवाई अड्डों पर काम कर रहे हैं और वो मुतासर अफराद की शिनाख्त 98.2% कामयाबी की शरह से कर सकते हैं। दुबई पुलिस ने कोरोना वायरस के मरीजों का सुराग लगाने के लिए जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर्स, कोकर स्पेनियल्स और बॉर्डर कोलिस को तरबियत दी है। वो मुतासरा लोगों के पसीने के नमूनों से कोविड-19 की पहचान कर सकते हैं। ये नमूने चंद मिनट में बगल में इकट्ठा होने वाले पसीने से लिया जाता है। दुबई के इलाके अवेर में वाक़ 9 ट्रेनिंग सेंटर्स में इस सुराग रसा प्रोग्राम के सुपरवाइज़र दुबई पुलिस के फर्स्ट लेफ्टिनेंट नासिर अल फलासी बताते हैं कि पसीने की बहुत थोड़ी मिकदार को एक जार में डाल दिया जाता है, फिर इसको कुत्ते को सूंघाया जाता है। जब वो हमें कोई अलामत बताता है तो हम इसे इनाम की सूरत में एक ट्रीट देते हैं। मरकज़ के बड़े तरबियती हॉल में पुलिस एहलकार कुत्तों को धात के डिब्बों के साथ लेकर चलते हैं। उनमें से सिर्फ एक में मुस्बित नमूना होता है। कुत्ते इन डिब्बों में रखे नमूनों को सूंघते हैं और चंद ही सेकंडों में बैठकर इशारा करते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है। कोविड-19 की सुराग रसा टीम में शामिल पुलिस ट्रेनर फातिमा अल जासमी मशकों के जरिए एक पुरजोश नजर आने वाले सियाह और सफ़ेद बॉर्डर कोली की रहनुमाई करती है। उनके बकौल उनका एक तरबियत याफ्ता कुत्ता हर मर्तबा दुरुस्त निशानदही करता है।
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की हिदायत के मुताबिक कोर्ट इमारतों में अब सिर्फ उन लोगों को ही दाखिल होने की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना के दोनों वैक्सीन लगवाए हों। उन्होंने जुडिशियल रजिस्ट्रारों और ज़िला जजों को हिदायत दी कि वो कोर्ट इमारतों की सैनिटाइजेशन हफ्ते में 2 बार कराएं। मौसूफ चीफ जस्टिस की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बिलखुसूस वादी कश्मीर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र हाईकोर्ट की दोनों विंग्स के जुडिशियल रजिस्ट्रारों और तमाम अजला के प्रिंसिपल जजों को हिदायत दी गई है कि वो हाईकोर्ट की तरफ से जारी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद करें। हुक्मनामे में तमाम वकला और दीगर मुतालिकीन से ताकीद की गई कि वो इस प्रोटोकॉल को अमली जामा पहनाने में हाई कोर्ट और ज़िला कोर्ट के अहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। हुक्मनामे में कहा गया कि जुडिशियल रजिस्ट्रार्स इस बात को यकीनी बनाएं कि अहदेदारों, मुलाजमीन और वकला के बगैर किसी भी शख्स को कोर्ट इमारत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हों और उनके पास उसके सर्टिफिकेट्स हों उन्हीं को दाखिल होने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की पूरी तरह से वापसी को अमेरिका में भी कई लोगों ने गलत बताया है। ये लोग सदर जो बाइडन पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में अब होर्डिंग्स लगाकर बाइडन पर तंज कसा गया है। अलग अलग जगहों पर कई होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिसमें सदर बाइडन का चेहरा लगा हुआ है। दिलचस्प यह है कि इनमें बाइडन को तालिबानियों जैसे कपड़े पहने हुए दिखाया गया और उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। साथ ही होर्डिंग पर लिखा है तालिबान को फिर से ग्रेट बनाया जा रहा है, यानी मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। इन होर्डिंग्स के पीछे पेंसिल्वेनिया के साबिक सेनेटर स्कॉट वैगनर हैं जो रिपब्लिकन हैं। उन्होंने 2014 से 2018 ऐसे ज़िले का रिप्रेजेंटेशन किया जिसमें यॉर्क काउंटी शामिल है। वैगनर ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि सदर बाइडन के अफगानिस्तान से अफवाज को वापसी के फैसले ने हमें दुनिया के लिए हंसी का मौजू बना दिया। तालिबान खुले तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर भगा दिया। पाकिस्तान की रियासत खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले लोरोडेर में नमाज जनाजा के दौरान गोलीबारी में 8 अफराद की मौत हो गई जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। दुनिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने जुमेरात की देर रात अपनी रिपोर्ट में बताया कि अवाम के 2 गिरोह के दरमियान ज़मीन के तनाज़े की बाबत नमाज जनाजा के दौरान गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में 8 अफराद हलाक हुए जबकि दीगर 15 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल करवाया गया जिनमें 10 की हालत संगीन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में पहला वनडे शुरू होने से 30 मिनट पहले यह फैसला लिया। इस दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाने थे। न्यूजीलैंड को टीम की हिफाजत से जुड़ा इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था। अब टीम को जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकालने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान ने इस दौरे को बचाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न से भी फ़ोन पर बातचीत की और यकीन दिलाया कि टीम की हिफाजत की जाएगी। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे अच्छा इंटेलिजेंस सिस्टम है और कीवी टीम के ऊपर किसी भी तरह का ख़तरा नहीं है। हालांकि उनके यकीन दहानी भी काम नहीं आई और न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द करने का फैसला ले लिया। पहला वनडे मैच हिंदुस्तानी टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, यानी टॉस दोपहर 2:30 बजे होना था, लेकिन दोनों टीमों में से कोई भी टीम होटल के बाहर नहीं आई। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को होटल में ही रुकने को कहा गया। पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों की सिक्योरिटी हमेशा एक तशवीश का मौजू होती है। 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम की बस पर दहशतगर्द हमला हुआ था। इसमें किसी की जान तो नहीं गई लेकिन कुछ खिलाड़ी जख्मी हुए थे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।